गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम क्या होता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं और इसकी सारी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बहुत ही डेवलप कंट्रीज़ में यूज़ होता है। जैसे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम कतर में है जिसकी कैपेसिटी है 1,20,000 TR। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमारे रूम में कोई या फिर हमारे कोई हॉल में अगर और हमारे रूम में हम कोई एसी यूज़ करते हैं या फिर कोई एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है 1 TR और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 TR। लेकिन जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, बिकॉज 1,20,000 TR ये बहुत ज़्यादा और ह्यूज कैपेसिटी होती है दोस्तों। इसी तरह का और एक डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है यूएई में, दुबई में, सादियात आइसलैंड में 70,000 TR कैपेसिटी का एक डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है। और इसी तरह का और एक डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बहरीन में है जिसकी कैपेसिटी है 45,000 TR। एक और डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है जो सिंगापुर में है, उसकी कैपेसिटी है 95,000 TR। एक और डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है जो हांगकांग में है, उसकी कैपेसिटी है 81,000 TR। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम अब डिटेल बात करेंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में एक अंडरग्राउंड पाइपिंग होती है जिसके थ्रू हम लोग हमारे जो सेंट्रल प्लांट होता है वहाँ से हम लोग बिल्डिंग तक हमारा चिल वाटर सप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू हमारे बिल्डिंग में हम लोग कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम का एक नेटवर्क होता है, पाइपिंग नेटवर्क, जो हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम के थ्रू बिल्डिंग तक वाटर सप्लाई करने के लिए होता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में। एक होता है सेंट्रल प्लांट, और एक होता है पाइपिंग नेटवर्क, और होता है एक हीट एक्सचेंजर। हम लोग बिल्डिंग्स में इंडिविजुअली चिलर्स हम लोग इंस्टॉल नहीं करते डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग में सिर्फ एक हीट एक्सचेंजर होता है। उसके थ्रू हमारा जो बिल्डिंग का हॉट वाटर है वो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के चिल वाटर से सिर्फ अपनी हीट एक्सचेंज कर लेता है और बिल्डिंग में सर्कुलेट होता है। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग का चिल वाटर है जिसने बिल्डिंग की हीट एब्जॉर्ब की है वो अब रिटर्न पाइपलाइन से होते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में आता है। फिर वो यहाँ पर चिल्ड होता है और फिर से ये साइकिल कंटिन्यूसली 24 आवर्स चलता रहता है। इसी तरह से हम लोग बिल्डिंग्स में कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में एक सेंट्रल प्लांट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ चिल्लर्स होते हैं। इन नंबर ऑफ़ चिल्लर्स की मदद से हम लोग जो बिल्डिंग से हॉट वाटर आ रहा है उसको हम लोग कूल करते हैं, चिल करते हैं और इस वाटर को रीसप्लाई करते हैं बिल्डिंग तक। अब जो हमारे पास जो चिल्लर्स जो हीट होती है उसकी इस हीट को हम लोग इस कूलिंग टावर से हम लोग रिजेक्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, इस तरह के बड़े बड़े हमारे पास कूलिंग टावर्स होते हैं और इवेपोरेटर्स होते हैं और कंडेंसर्स होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के सेंट्रल प्लांट में। इसकी मदद से हम लोग सारे वाटर को कूल करते हैं और हीट को रिजेक्ट करते हैं। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम थर्मल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्म ऑफ चिल्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ आवर पाइपिंग नेटवर्क। हमारा जो कूल वाटर होता है उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम से बिल्डिंग तक हम लोग उसको सप्लाई करते हैं पाइपिंग नेटवर्क के थ्रू। और इस चिल वाटर को बिल्डिंग ओनर्स अपने बिल्डिंग के जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं उसके अंदर से पास करते हैं और बिल्डिंग की जो हीट होती है उसको रिजेक्ट करते हैं और अपने बिल्डिंग्स में कंफर्ट लेवल मेंटेन रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि बिल्डिंग ओनर्स को अपनी बिल्डिंग में हर बिल्डिंग में इंडिविजुअली जो हम चिल्लर्स को इंस्टॉल करते थे वो नहीं करना पड़ता, जिससे उनके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं और उनका बहुत इनिशियल कॉस्ट बचता है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में दोस्तों 3 टाइप के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल प्लांट और पाइपिंग नेटवर्क और कस्टमर बिल्डिंग हीट एक्सचेंजर। ये 3 टाइप के मेन हमारे मेजर सेक्शन आप इसको कह सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के। वाई वी आर यूजिंग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम? इट रिड्यूस 90% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। मीन्स हम लोग यहाँ पर चिल्लर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं और कूलिंग टावर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो हो कंजम्पशन था वो कम हो जाएगा, जिससे हमारा 90% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम होता है। और ये रिड्यूस करता है CO2 एमिशंस को। CO2 एमिशंस भी हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, ये भी इसमें रिड्यूस होते हैं। और ये एलिमिनेट करता है कंप्रेसर्स को और
हमारे जो भी चिल्लर्स होते हैं उनको एलिमिनेट करता है ये डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। इन विंटर सीजन हम लोग बॉयलर्स भी यूज़ करते हैं, ये सारे बॉयलर्स भी एलिमिनेट हो जाएंगे अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो। और दोस्तों हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट यूज़ करते हैं डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में, जैसे कि कूलिंग टावर्स, चिल्लर्स एंड थर्मल स्टोरेज टैंक्स एंड वाटर स्टोरेज टैंक, पंप एंड प्रेशर गेजेस एंड टेम्परेचर गेजेस एंड वॉल, और हमारे जो शेल एंड ट्यूब टाइप इवापोरेटर होते हैं और शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर्स होते हैं, वो सारे हमारे वाटर कूल्ड चिल्लर्स में आते हैं। और बहुत सारे पाइपिंग होते हैं, हम लोग पाइपिंग भी इसमें डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन डायग्राम बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में है जिसको आप वाटर साइकिल समझ सकते हैं, और जो राइट साइड में जो मैंने डॉटेड लाइन वहाँ पे इंडिकेट किया है उसको आप रेफ्रिजरेशन साइकिल समझ सकते हैं। और जो भी हमारा हॉट वाटर बिल्डिंग से आएगा वो हमारे इवेपोरेटर से होते हुए बिल्डिंग तक वापस चला जाएगा, और जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट रहेगा इवापोरेटर में वो कंप्रेसर से होते हुए हमारे कंडेंसर में आएगा और अपनी हीट रिजेक्ट करेगा और वापस एक्सपेंशन वॉल से होते हुए इवापोरेटर में चला जाएगा। इस तरह से हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता रहेगा। अब जो हमारी हीट कंडेंसर में रिजेक्ट हुई है वो हमारे वाटर अब्जॉर्ब करेगा और कूलिंग टावर में ले जाकर उसे रिजेक्ट करेगा। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम का और कोई भी चिल वाटर सिस्टम का। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कंट्रोलिंग सिस्टम की। हमारे पास एक बड़ा सा सेंट्रल प्लांट है और बहुत लंबी और बहुत लॉन्ग यूज हमारे पास पाइपिंग नेटवर्क है। तो हम लोग इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, अगर कोई फॉल्ट होता है या फिर कोई डैमेज होता है तो हम किस तरह से पता करेंगे, ये सभी चीज़ें पता करने के लिए और सभी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। और फर्स्ट वन कंट्रोलिंग सिस्टम है BMS सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, एंड नेक्स्ट वन है स्कैडा सिस्टम। दोस्तों स्कैडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ये भी एक BMS की तरह एक कंट्रोलिंग सिस्टम है। इसके थ्रू हम लोग बिल्डिंग में या फिर सेंट्रल कूलिंग प्लांट में भी हम लोग इससे मॉनिटर करते हैं कि हमारी चीज़ों में कहीं ट्रबल शूट तो नहीं आया गया या फिर कहाँ पर कौन सा टेम्परेचर है। ये सभी चीज़ें और सारे जो वॉल्स वगैरह होते हैं हम ये कंट्रोलिंग सिस्टम के थ्रू ही हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। और इसके बाद आता है PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। इसके थ्रू भी हम लोग जितने भी अपने एक्चुएटर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं इन सिस्टम्स के थ्रू। और एक लास्ट वन आता है ऑपरेशन वर्क स्टेशन। ये भी एक BMS की तरह एक कंट्रोलिंग सिस्टम है। इसको भी हम लोग बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। और बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं और इसकी भी अलग से एक टीम होती है जो 24/7 हमारे सिस्टम को मॉनिटर करते रहती है कि वहाँ कहाँ पर क्या फॉल्ट है और कहाँ पर क्या ट्रबल शूट हुआ है। ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है। तो हम ये सिस्टम्स के थ्रू इसको पल पल मॉनिटर करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के एडवांटेजेस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिल्डिंग में स्पेस सेफ हो जाती है। मीन्स जैसा कि हमारे ऊपर जो बिल्डिंग के टेरेस पे हम लोग कूलिंग टावर इंस्टॉल करते थे, अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम यूज़ करेंगे तो कूलिंग टावर्स टोटली एलिमिनेट हो जाएंगे और वो स्पेस हमारे गार्डन के लिए या फिर कोई स्विमिंग पूल के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और तकरीबन मलेशिया में और दुबई में इसी तरह के जो टेरेस पे हम लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं और गार्डन बनाते हैं, इस तरह के बिल्डिंग्स भी आप लोगों ने देखा होगा। ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो। और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा नहीं होती और इससे हम लोग मैन पावर भी रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक चिलर सिस्टम है हमारे एक सेपरेट बिल्डिंग में, तो हमें वहाँ पर एक मेंटेनेंस टीम रखनी होगी और हमें वहाँ पर बहुत सारे टेक्नीशियंस रखने होंगे, क्योंकि हम लोगों को चिलर्स को हमें जो मेंटेन करना होता है वो बहुत मुश्किल होता है और ओनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। इस वजह से भी हमारा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बहुत बेनिफिशियल है ओनर्स के लिए। और दोस्तों इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है और इसमें दोस्तों हमारे पास वाटर भी बहुत कम वेस्ट होता है। और कंपेयर टू अवर कन्वेंशनल सिस्टम, अगर हम कोई बिल्डिंग में चिल्लर सिस्टम को इंस्टॉल करते थे तो उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती थी, फॉर एग्जांपल 2000 TR या फिर 5000 TR। लेकिन अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो हम लोग 10,000 TR या फिर 30,000 TR तक भी हम लोग जा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, हम लोग कितनी चाहे अपनी उतनी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के, जैसे कि अगर आपको कोई नया डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बनाना है तो वो बहुत ही कॉस्टली होगा और उसकी जो पाइपलाइन हम लोग बिछाते हैं वो भी बहुत, उसका डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और आपको एक टीम रिक्वायर्ड होगी इंजीनियर्स की जो 24/7 आपके सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए हमेशा आपको चाहिए ही चाहिए। और इसका जो पाइपिंग नेटवर्क है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और बहुत ही कॉस्टली होता है और इसको 24/7 मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। अगर आप लोग 1 मिनट भी नहीं देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पर कुछ मेजर कंपोनेंट्स है डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के, जैसे कि हमारा कूलिंग टावर और हमारा जो वाटर कूल्ड चिल्लर है और AHUs इसमें यूज़ होते हैं।
और ये हमारा जो बड़ा सा इवापोरेटर दिख रहा है, इस तरह के बड़े बड़े इसमें इवापोरेटर होते हैं और वॉल्व्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर दूंगा कि इसमें हमारा किस तरह से हम लोग इसमें काम करते हैं और कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, और इसके जो भी वाटर साइकिल है और रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको दूंगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अब बात आती है कंक्लूजन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो बिल्डिंग ओनर्स का बहुत सारा पैसा बचता है, जो वो लोग बिल्डिंग्स को कंफर्ट लेवल मेंटेन करने के लिए स्पेंड करते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कन्वेंशनल सिस्टम में हमें हर बिल्डिंग में इंडिविजुअली चिलर्स इंस्टॉल करना होता था, जिसकी वजह से बिल्डिंग ओनर्स को बहुत सारा मनी इन्वेस्ट करना होता था। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम यूज़ करने से ये सभी चीज़ें एलिमिनेट हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम इसका आपको आंसर ज़रूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।